हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बड़ा सा तो कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, इज आर मतलब मल्टीपल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर ए हाइड्रोजन एटम इज जीरो एट आर इक्वल टू जीरो इन एन एटम ऑर्बिटल विथ। तो ये चार स्टेटमेंट हैं। इन चार स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में तो बात करते हैं, जैसे कि उसने बोला है कि साई स्क्वायर। अब देखो जनरली क्या होता है, आप जब ग्राफ बनाते हो साई स्क्वायर वर्सेस आर का, तो पी हो, डी हो, एफ हो, कोई भी सबशेल हो वो जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन एस सबशेल के लिए जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। याद आ रहा है ऐसा? यानी उसने बोला है ना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर फॉर अ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें क्या आ गया, 1s आ गया ना। 1s आ गया तो 1s मतलब s का तो ये वाला ग्राफ होता है। तो ओरिजिन पे ये तो जीरो नहीं है, ये तो मैक्सिमम है, तो साई स्क्वायर जीरो नहीं है। आर इक्वल टू जीरो पे तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि एक एटम है, एक एटम में ऑर्बिटल विथ सेम क्वांटम नंबर। कोई भी ऑर्बिटल ले लेते हैं। लेट्स से हमने 3d का कोई ऑर्बिटल ले लिया, 3d xy ले लिया। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर हमने इसका 3D का ही दूसरा YZ ले लिया। इसके लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो n प्लस एल कितना हो गया, इसके लिए 5 और इसके लिए भी n प्लस एल कितना हो गया, 5। जब n प्लस एल सेम आ रहा है तो उनकी एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी, सेम होगी। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, n प्लस एल पे ही तो डिपेंड करता है आपकी ऑर्बिटल की एनर्जी। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो आपकी एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है, द एनर्जी ऑफ ए गिवन ऑर्बिटल विथ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे भी गड़बड़ी की थी, उन्होंने इस स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा। क्या लिखा है, एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। उन्होंने क्या देखा, जेड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट आगे कौन सा साइन है, माइनस। अगर जेड बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, जेड इंक्रीजेस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेस। तो दिस इज करेक्ट। यानी हमसे क्या पूछा, करेक्ट ही पूछा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा डी वाला। फॉर ए गिवन एटॉमिक नंबर द कॉन्फ़िगरेशन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन जितनी ज़्यादा होगी, इज ऑफ द लोएस्ट एनर्जी देन द एनी अदर अरेंजमेंट अराइजिंग फ्रॉम द सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो हाँ भाई, इसको कैसे समझे, तो फॉर ए गिवन एटॉमिक नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि क्रोमियम ले लिया। तो क्रोमियम क्या होता है, 4s1 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन है। द कॉन्फ़िगरेशन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन इज ऑफ द लोएस्ट एनर्जी। स्टेबल होता है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्यों स्टेबल होते हैं, यही तो हम रूल है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, 4s से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डी में चला गया, तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है। सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ही पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, तो इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा सी एंड डी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडिएशन दैट इज नॉट डिफरेंट एट वेरियस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वेलोसिटी, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सारे के सारे किससे ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर हम बात करेंगे व्हाइट कलर की लाइट, तो उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के आपको रेडिएशन मिलते हैं, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ अलग हो सकती है, तो उनकी एनर्जी भी क्या आएगी, अलग आएगी। नेक्स्ट, द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चार ऑप्शन आपको दिए, इंक्रीज क्या करने पर इंक्रीज होगी, तो करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी ये होता है, और Q इक्वल टू एन होता है। ये इस क्वेश्चन के लिए हिंट हो गया। वेरी गुड। तो अब आपको पता है कि जो हमारी क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटोन, या यूँ बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो NH अपॉन AT। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो एक्चुअली में नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो n बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो q बढ़ेगा, और q बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, यानी हमारी करंट बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारी करंट इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। तो देखो NSCC में कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी आपको आइडिया लग गया। अगर आपको थ्योरी क्लियर है
तो हमारे को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ये वाले हैं, ये 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है। चलो जल्दी से, तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है आधे बच्चे आधे क्या बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड टॉपिक है जो कि हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के बीच में। अब इस ग्राफ में हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा ग्राफ पे फोकस करते हैं, तो ये इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कहीं पर हमारी क्या आएगी, देखो मैंने बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, वेवलेंथ आएगी। फिर इसका मैक्सिमम यहाँ कहीं आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में लाइन यहाँ है, इसका मैक्सिमा यहाँ कहीं है, इसका मैक्सिमा यहाँ कहीं है, ठीक है, और इसका मैक्सिमा यहाँ कहीं है। यानी क्या समझ में आया कि अब अच्छा टेम्परेचर के बारे में हमें रिलेशन देखना है, तो वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि T1 यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, T2 फिर T3 फिर T4 एंड फिर T5। इसका कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो मैक्सिमा है, जो क्या है मैक्सिमा, वो इंक्रीज होता है टुवर्ड्स, और ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, ग्राफ शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ साइड। ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ साइड। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आप देखोगे तो ये मैक्सिमा यहाँ है, फिर मैक्सिमा यहाँ है, फिर मैक्सिमा यहाँ है, फिर मैक्सिमा यहाँ है, फिर मैक्सिमा यहाँ है। यानी जो मैक्सिमा है वो लोअर वेवलेंथ साइड शिफ्ट हो रहा है। तो लोअर वेवलेंथ साइड कब शिफ्ट होगा, जब उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर का रिलेशन तो आ गया T1 T2 T3 T4 T5, यानी 1 वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, अब बचे ये 3 स्टेटमेंट। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, द वेवलेंथ at which intensity is maximum, this is your λ1, this is your λ2 and so on, shift towards the higher energy region of electromagnetic spectrum। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर हमने बढ़ाया T1, तो T1 के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ शिफ्ट हो रही है वो हायर एनर्जी डेंसिटी की तरफ शिफ्ट हो रही है। देखो यही है, इसकी एनर्जी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो मतलब एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब थर्ड वाले पे आते हैं, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ आर एमिटेड, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बाय ब्लैक बॉडी। नहीं, ब्लैक बॉडी क्या होता है, उस पर इंसिडेंट जितनी भी लाइट होगी उसका पूरा का पूरा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर उसको एमिट करना है तो वो सारी की सारी जो भी एब्जॉर्ब लाइट की उसको पूरा 100% एमिट कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से उसने लिखा है ना रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टिव, ये सब कंसेप्ट ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो गया, गलत हो गया। द टोटल एनर्जी डेंसिटी इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज। तो देखो टेम्परेचर T1 सबसे ज्यादा है तो एनर्जी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, T1 टेम्परेचर इज मैक्सिमम, तो उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। तो ये भी गलत है, तो करेक्ट हो गया 1 और 2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन है। तो अगर ये ग्राफ आपको क्लियर है, ग्राफ का इतना सा बस कंसेप्ट क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमा कर्व का क्या होगा, इंक्रीज होगा, और किसकी तरफ शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ साइड। तो ग्राफिकली आप इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हो। बड़े एक और क्वेश्चन पे, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आप, ठीक है, तो सिंपल सा नॉट करेक्ट पूछा है। तो आपने देखा होगा कि अगर सिंगल एटम होता है तो सिंगल एटम के केस में आप जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन है वो निकालते हो N2 - N1। तो अगर कोई 6th शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो उसमें जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो 5 मिलेगी, लेकिन एटम तो एक ही है। तो जो सी स्टेटमेंट बोल रहा है नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये इनकरेक्ट है, तो ये तो हमारा आंसर होगा। बाकी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के 2 टाइप होते हैं, लाइन
है ना, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ठीक है। उसके अलावा फिर ईच एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट हैज़ ए यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम, ये तो प्रॉपर्टी यही है, जैसे आपके डीएनए फिंगरप्रिंट होते हैं ह्यूमंस के लिए, ऐसे ही एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिक होता है। एटम कैन एमिट फोटोन्स विद वेवलेंथ लोअर देन विजिबल लाइट, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जो रीजन होता है वो यूवी रीजन से लेके इंफ्रारेड रीजन होता है ना, उसके बीच में विजिबल आता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके, अब ये कुछ न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, तो करो जल्दी से सॉल्व। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय मेटल सरफेस इंक्रीजेस फ्रॉम 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पहले काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी हुई थी 0.6, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है 0.9। व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है यानी फाइव, उसको हम 5 मान लेते हैं, और 5.1 और 5.2 हमारा क्या हो गया 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो 1.2 टाइम्स ऑफ 5 हो गया। द वर्क फंक्शन यानी फाइनोड हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का हाँ, हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 माइनस फाइनोड एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो एक बार वैल्यू रखो 0.6 विच इज इक्वल टू 5, 5 दिया हुआ है, माइनस 5 नोट निकालना है, ठीक है। इक्वेशन 1 एक बार हो गया 0.9 विच इज इक्वल टू 5 माइनस, अब अच्छा 5.2 को हमने 1.2 टाइम्स कर दिया है, देखो 20% बढ़ाया ना इंसिडेंट लाइन, यानी 1.2 टाइम्स हो गया। 5 नोड अननोन है। अब दो इक्वेशन दो अननोन है, हमें सोल्व करना है, तो मैं क्या करूं इस वाली इक्वेशन को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो 1.2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 0.72 इक्वल टू 1.2 क्या 5 माइनस 1.2 5 नोड आ गया, यही आएगा। 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सब्ट्रैक्ट कर दो आप, दो इक्वेशन दो अननोन, सब्ट्रैक्ट करो और सोल्व करो, जल्दी से निकालो 5 नोड। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.18 विच इज़ इक्वल टू 0.2 5 नोड। तो यहाँ से 5 नोड की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमें 18/20, यानी कितना हो गया ये 0.9। कौन सा ऑप्शन है ये हमारा सी ऑप्शन है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैरीड आउट इन फ्री स्पेस एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। इनमें से ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो कि अगर फ्री स्पेस में हो तो एनर्जी क्या हो जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट, सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, सेपरेटिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटॉन, सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। तो इनमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एनएसईसी ने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना कि बिल्कुल बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन पर तो सेम चार्ज है, तो ये तो इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे क्योंकि रिपल्सन यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम, तो किसी भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो बी तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन तो हो गया। सेपरेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम ए प्रोटॉन, तो ये तो सेम हो गया जैसे स्टेटमेंट 1 था, दोनों पे सेम चार्ज है, तो ये तो इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे, खुद ही दूर भागेंगे रिपल्शन की वजह से। तो ये हटा ये हटा। सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो अपोजिट चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया, यानी करेक्ट आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा शेल, फोर्थ शेल, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटर्न टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब तो n इक्वल टू 2 आ गया, देन टू द ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद फिर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। यानी आप किस तरह से डायग्राम बना लो, ये हमारे पास 4 एनर्जी लेवल है 4 3 2 1, तो 4 से वो किस में जा रहा है, पहले 2 में जा रहा है और फिर 2 से वो 1 में जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इफ λ1 एंड λ2 आर वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड
देन λ1 और λ2, ये λ1 बोल दिया और ये λ2 बोल दिया। हमसे λ1 बाय λ2 की वैल्यू पूछी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हो। तो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इस केस में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे n1 लोअर एनर्जी लेवल और n2 हायर एनर्जी लेवल होता है। तो हम क्या करें, पहले फर्स्ट वाले केस में लगा देते हैं। तो 1/λ1 की जो वैल्यू है वो आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये 1 बाय λ1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से λ1 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय, या इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं, 1 बाय λ2 भी निकाल लेते हैं। 1 बाय λ2 मेरे पास आ जाएगा आर एच जेड स्क्वायर। अब n1 देखो इसमें कितना है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो ये n1 1 हो गया, और किससे आ रहा है, 2 से आ रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर। अब क्या करो आपको तो λ1 बाय λ2 निकालना है, आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये λ2 ऊपर जाएगा, तो λ2/λ1 इक्वल टू, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर एलशियम आपका आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ एलशियम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 3 - 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 3/16 इंटू 4/2, तो ये हो गया 3/8। सही किया, 2 और 4, तो एलशियम हो जाएगा 16, और यहाँ पर 4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया, तो ये 3 हो गया, यानी यहाँ पर हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, तो 3 से 3, यानी ये तो आ गया 1/4। तो ये λ2 बाय λ1 है 1/4, हमसे λ1 बाय λ2 पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा 4:1, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, दिस इज अवर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, काम का फॉर्मूला है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन में वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। एन ऑर्बिटल अमंग द फॉलोइंग दैट हैज 2 रेडियल नोड। अब रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है रेडियल नोड का, n - l - 1। एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये l होता है। टोटल नोड क्या हो जाता है, इन दोनों का एडिशन, तो वो n - 1 हो जाता है। तो वो बोल रहा है कि 2 रेडियल नोड एंड 2 एंगुलर नोड होने चाहिए। तो 2 एंगुलर नोड मतलब l की वैल्यू तो 2 होनी चाहिए, 2 एंगुलर नोड मतलब l की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और रेडियल नोड भी हमारे को 2 चाहिए। अब रेडियल नोड 2 चाहिए, तो आपको पता है कि l की वैल्यू 2 है, इसमें उठा के रखो, तो ये हो जाएगा हमारा n - 2 - 1 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 3, यानी n तो 3 होना चाहिए, l 2 होना चाहिए। तो n और ऐसा अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो ऑप्शन ए आ रहा है। 3D की बात करेंगे, सॉरी इसको, हाँ 3D, तो बट 3D में तो ऐसा होता नहीं है, गड़बड़ है। तो ये 3 नहीं होगा बच्चों, यहीं पर जिस तरह से आप अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं, वैसी एरर आप लोग मत करके आना। 2n - 2 मत, तो ये क्या हो गया, n - 3 इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 2, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ये 5D हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे NSCC में, है ना, बस आपको थोड़ा सा आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रख। ठीक है, हाँ तो बढ़ते हैं आगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 53 पिकोमीटर, और हीलियम प्लस आयन की पूछिए, तो देखो अगेन सिंपल, रेडियस क्या होता है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, यही होता है। हमें हाइड्रोजन के केस में ये 53 दे दी, हीलियम के केस में हमें निकालनी है, रेशो ले लेते हैं हम तो सीधा सीधा, इक्वल टू ये हो जाएगा 0.529। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं देता तो n1 लेते हैं, तो n1 रख दो, 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 0.529, n हमारा अगेन 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर, और जेड कितना हो जाएगा, जेड हमारा 2 हो जाएगा। तो ये तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया 53 अपॉन आर हीलियम प्लस इक्वल टू 2, तो यहाँ से हीलियम प्लस की जो रेडियस आ जाएगी वो 53/2 आएगी, ऐसा 53/2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, मेरा तो 26.5 के आसपास आ रहा है, तो 26.5 का मतलब तो ये तो डी ऑप्शन हो गया, अप्रोक्सीमेट पूछा है तो
ठीक है, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, है ना, ऐसा लगता है कि 106 हो जाएगा बट होता नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद लाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये वैसे तो एस ब्लॉक के अंदर पढ़ाया जाता है। जब आप लोग एस ब्लॉक पढ़ते हो तो वहाँ पे ये भी पढ़ते हो कि कौन कौन से एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही होता है, ठीक है। और इधर हम बात करें तो लीना की रब से फरियाद, यहां तक क्लियर। अब होता क्या है कि जब आप टॉप टू डाउन जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कम एनर्जी देने पर ही इजीली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद लाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लाइट चाहिए। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एच सी बाय लेमडा। अगर ये लॉन्गेस्ट है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि वेवलेंथ हाईएस्ट तो एनर्जी सबसे कम, तो हमें पता है कि नीचे आने पर एनर्जी कम हो रही है। अब जो ऑप्शन है तो के और रूबिडियम में से तो रूबिडियम की एनर्जी कम होती है तो के तो हट गया, है ना। एमजी और सीए में से अगर हम बात करें तो सीए की एनर्जी कम होती है, एमजी हट गया। अब अगर रूबिडियम और कैल्शियम की भी अगर हम कंपेरिजन करें तो ये क्या हो गया, नीचे जाने पर हमारा क्या हो रहा है, शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाएगी। इसलिए करेक्ट आंसर हम किसके साथ जाएंगे, रूबिडियम के साथ जाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चों को यही डाउट होता है कि सर इनमें तो समझ में आ गया, इनमें कैसे कंपेयर करें। तो आपको पता है कि ग्रुप में नीचे जाने पर साइज फैक्टर डोमिनेट करता है, शेल नंबर डोमिनेट करता है, तो उसके डोमिनेंसी के कारण आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हमारा किस में है, 2017 में है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट, ये नेगेटिव साइन यहां क्या बता रहा है, आपने सुना होगा हाँ कि टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम इंफिनिटी पे जीरो लेके चलते हैं, ऐसा ही लेते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आएंगे एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो यहां पर बोल रहा है दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, नहीं ये तो नहीं बता रहा है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। हाइड्रोजन एटम इज मोर स्टेबल देन ए फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या हाइड्रोजन एटम ज्यादा स्टेबल है फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये क्या हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, सोचने वाली बात है, सोचते हैं इस पे जरा, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज लोअर देन दैट ए फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, मतलब एक अगेन वही, है ना। फिर वर्क मस्ट बी डन टू मेक अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। अब इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6। क्या रिलेशन होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि उस एटम के अंदर जो है एनर्जी रिलीज हुई है उसको स्टेबल बनाने के लिए। तो अगर स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी रिलीज हुई है यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी जो एनर्जी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के से कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है भाई। चल तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2016 में आया। अब ये है ना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे इसको सोल्व करेंगे वो एक अलग बात है, बट पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये तो समझ लें कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सर्टेन एलिमेंट इज दिस। हमें एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी दे दी व्हेन एटम ऑफ दिस एलिमेंट आर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है तो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। तो यहाँ से जब उसको इन्फिनिटी से बाहर निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी वो उसने दे दी कितना, 126, और यहाँ से जो बाहर निकालना है तो उसके लिए एनर्जी कितनी दे दी, 412। तो हमें इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस मिल गया, क्या, 412 माइनस 126, तो कितना हो गया ये,
286 है ना। तो ये जो है वो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस आ गया किलो जूल पर मोल में। हाँ, द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम in which the wavelength of light emitted in a transition from first excited state to ground state, यानी आपको बताना इनमें से कौन से रीजन के अंदर ये जो एनर्जी है वो लाई करेगी। अब इसको करने के दो तरीके, या तो आप क्या करो, आप पहले वेवलेंथ निकालो, और अगर आप वेवलेंथ निकाल लोगे तो वेवलेंथ से आपको पता है विजिबल रीजन की वेवलेंथ आपको पता है, उससे कम आएगी तो भी हमें पता है, उससे ज़्यादा आएगी तो भी हमें रीजन पता है ना। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी हो गया। अब देखो दिक्कत यही होती है कि यहाँ पर इसकी यूनिट आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ये किलो जूल पर मोल है। अब आप लोगों ने जो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो पढ़ा है 2.18, यही पढ़ा है कि 21.8 पढ़ा है, 21.8 इंटू 10⁻⁻18 ये होता है ना, ये जूल पर एटम होता है। ये क्या होता है हमारा, जूल पर एटम। तो आप क्या करोगे, एनर्जी को अगर आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो Sc/λ, तो ये एक एटम की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मोल के लिए डिफाइन करना है तो दोनों तरफ आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा तो जैसे ही Na से मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा जूल पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो किस में डिफाइन करना है, किलो जूल। जब किलो जूल में डिफाइन करना है तो हमें दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करोगे ये पूरी वैल्यू हमारी किस में आ गई, ये पूरी वैल्यू हमारी किलो जूल पर मोल में आ गई। अब इसकी वैल्यू उसने दी हुई है क्वेश्चन ने, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। और इधर Na/Sc/λ 1000 चल रहा है, तो हमारे पास हो गया Na/Sc/λ इंटू 1000, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है कि 286 किलो जूल पर मोल फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन सेकंड में जाता है या सेकंड से जब फर्स्ट में आता है, यही है ना। तो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है, इसके लिए 412 है, इसके लिए 126 है, तो इनका बीच का एनर्जी डिफरेंस 286 किलो जूल पर मोल आ गया। इसकी वैल्यू ये हो गई। अब तो हमें लैम्डा ही तो निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, Na की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻23 इंटू S की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 286। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है 412 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारी वेवलेंथ आ गई। तो इसको जब नैनोमीटर में लोगे तो ये 412 नैनोमीटर है। और आपको पता है कि जो विजिबल रीजन है ना, विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है, जो रेंज होती है वो ये होती है। ये जब विजिबल रीजन की रेंज है उसी के बीच में ये लाई कर रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन से रीजन में आएगा, वो विजिबल रीजन में देखने को मिलेगा। तो बड़े भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ तो हमें दिया हुआ है कि लैम्डा नोड एंड लैम्डा आर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है ये। जहां भी थ्रेशोल्ड वर्ड आ जाता है ना, मतलब ये हम पहुंच गए कौन से टॉपिक पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। अब ध्यान से समझ लेना इसको, ये वेवलेंथ दे दी है एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी ये थ्रेशोल्ड हो गई, ये इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हो गई। और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है, फाई माइनस फाई नोट। अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन यूज हुआ था उसमें भी हमने ये कंसेप्ट यूज किया है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, hc/λ माइनस sc/λ नोट लिख सकते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, जिसको आप हाफ mv² भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अगर आपको वेलोसिटी वगैरह क्वेश्चन ने दी हुई है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ऑन ए मेटल सरफेस द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल इज, यानी हमें v बताना है। अब थोड़ा सा उसको है ना फैंसी वे में यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। देखो हम क्या करें, यहाँ से v² निकालें, तो v² 2 उधर जाएगा और m नीचे आएगा, ठीक है। h और c कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, 1/λ माइनस 1/λ नोट। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, देखो √2hc डिवाइडेड बाय m, 1/λ माइनस 1/λ नोट। क्या ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो ये तो हट गया, ठीक है। अब एल्शियम ले लो, एल्शियम जब आप लोगे तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2hc/m क्या हो जाएगा, लैम्डा नोड माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा नोड। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, तो ये हो गया सी ऑप्शन। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो सी ऑप्शन हो गया।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये भी हमारा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें ये दे दी, कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ ए हाइपोथेटिकल हीलियम एटम इन विच देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब देखो, आपको पता है कि जो बोर मॉडल था ना, बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कंसीडर नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अट्रैक्शन वाले पार्ट को कंसीडर किया था। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा नो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है, तभी हम टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का आंसर कर सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास -13.6 Z²/n² होती है, ठीक है। और हीलियम की बात हो रही है, तो हीलियम में हम मान के चल रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन लगता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है वो कितना आएगा, तो -13.6 Z हमारा 2 हो जाएगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी आ जाएगी -13.6 × 4, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से लगने वाला क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आ गई। अब उसने हीलियम एटम बोला है, तो आपको पता है कि जो हीलियम एटम है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से तो टोटल एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी, तो 2 × -13.6 × 4 जो कि हमारा -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चों, ये -108.8, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपसे पूछा गया था, बस इतना सा करना था कि यहाँ पर जो आंसर है उस आंसर को हमें डबल करना था, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल एनर्जी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल एनर्जी क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर n एंड l, हमें n और l की वैल्यू दे दी है, 4 केस है, चारों में n और l की वैल्यू दे दी है। तो यहां पर बोल रहा है कैन बी प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो आप सभी ने रूल्स पढ़े होंगे, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर आप n+l रूल पढ़ते हो और बोलते हो कि n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद जहां पर n+l वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, तो हम क्या देखते हैं, n की वैल्यू बोलते हैं, n ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, n कम तो एनर्जी कम। ये कब होता है, जब n+l वैल्यू सेम है। तो हम सब में n+l निकालें तो इसमें n+l की वैल्यू आ जाएगी 5, इसमें n+l की वैल्यू आ जाएगी 4, इसमें n+l की वैल्यू आ जाएगी 5 और इसमें n+l की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट में n+l की वैल्यू क्या आ गई, तो n+l की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, सेकंड में 4 आ गई, फिर 5 आ गई, फिर 4 आ गई, यानी इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा होगी इन दोनों की एनर्जी से। ये तो हमें क्लियरली दिख गया रूल नंबर 1 से। फिर रूल नंबर 2 बोलता है कि जब n+l वैल्यू सेम आ जाए तो आप n की वैल्यू चेक कर लो, तो n की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो 4 वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी और 3 वाले की एनर्जी कम होगी, यानी जो फर्स्ट है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड वाले की एनर्जी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 4, इसमें n की वैल्यू 3। सिमिलरली जब हमें सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करना है तो n+l हमें देखना है, तो यहाँ n ज़्यादा है, n ज़्यादा है तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारी ज़्यादा होगी किससे, फोर्थ वाले से। तो मतलब सेकंड की एनर्जी आ जाएगी और फिर सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था n+l रूल के बेसिस पे। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 जो कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसका मतलब n इक्वल टू हो गया 2। ये आपको पता है कि जो भी एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें +1 कर दो तो वो आपको शेल नंबर देता है। जैसे कि ग्राउंड स्टेट होता है तो मतलब बाय डिफॉल्ट हम अगर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट हो गया 1, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा H हो गया, He हो गया, इन सभी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो सिंपल सा हाइड्रोजन एटम है तो हम तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट 1 होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 हो जाएगी, शेल 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें किसका रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ एनर्जी बताना है। तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो होता है उसकी वैल्यू -13.6 Z² बाय n² होती है।
तो टोटल एनर्जी का रेशो लेना है तो ले लेते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, बेरिलियम 3+। तो ये क्या आ जाएगा, तो देखो -13.6 मैं रेशो में उड़ा देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए एन की वैल्यू 1। अब बेरिलियम 3+ के लिए जब बात करेंगे तो जेड हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो जेड हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन शेल नंबर 1 का स्क्वायर। तो ये जो रेशो आएगा, ठीक है। अब लेकिन शेल नंबर 1 नहीं आएगा, शेल नंबर 2 आएगा। क्यों आएगा 2? क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। तो यहाँ से जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी जो रेशो आया ना वो हमारे पास क्या आ गया, 1:4 आ गया। ठीक है। गलती क्या होती है कि जल्दबाजी में आप क्या करे आते हो, यहाँ पे शेल नंबर 2 की जगह 1 ही लिखे आते हो, तो आपका आंसर 1:16 आता है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक और ऑप्शन प्रेजेंट है सी, और ये मार्क कर आते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कौन से शेल के बेसिस पे पूछा हुआ है, उसके लिए हमें यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2016 में आया है। एन इलेक्ट्रॉन बीम कैन अंडरगो डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल विच प्रूव्स the wave nature of electrons. The potential required for a beam electron to be accelerated so that its wavelength become equal to this. यानी देखो बहुत कुछ लैंग्वेज में लिखा है, बट मुझे तो डाटा से मतलब है। डाटा मुझे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमें वेवलेंथ की वैल्यू दे दी है, और हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड पूछा है, सेल्फ मतलब हमें पोटेंशियल पूछा है। ठीक, तो आपने एक केस पढ़ा होगा कि लैम्डा इक्वल टू हम क्या करते हैं, √150/v रखते हैं, याद है, जहां पर लैम्डा हम एंगस्ट्रॉम में निकल के आता है। ये आप लोगों ने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो जब आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 1 नैनोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.54 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू √150 डिवाइडेड बाय v। सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बेस, तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो 1.54 इंटू 1.54, ठीक है, इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय v। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 63 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा, जो कि आई थिंक हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 63.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये अगेन फॉर्मूला बेस और एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैं आपको फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है, कैन अंडरगो डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स विच प्रूव्स द वेव नेचर। इससे ये प्रूफ होता है कि जो है हमारे पास वेव नेचर है किसका, इलेक्ट्रॉन का। द पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर बीम टू इलेक्ट्रॉन टू बी एक्सेलरेटेड, वो हमें कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल यानी वी कैलकुलेट करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वो कितना वोल्टेज से एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन कि हमारी वेवलेंथ कितनी हो जाए, इतनी हो जाए। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको हम पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, तो हमें दिया हुआ है कि व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरिडिएटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी जो हेड है ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, डबल है। एज डिड द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, यानी क्वेश्चन क्या है इसको समझते जाना। ये एक मेटल प्लेट है, उस पर हमने एक लाइट को इंसिडेंट कराया, उससे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, ठीक है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 1 दे दी, ये डबल है किसकी, as did the photoelectron emitted when the same metal was irradiated with light of frequency this। यानी इसी मेटल पे जब हम दूसरी फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, उससे जब हमारा इलेक्ट्रॉन एमिटेड होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो Ke2 है, तो वो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू का डबल ये है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा सीधा 2 टाइम्स Ke2। Ke1 इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स Ke2, मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ। तो जब ऐसा लिखूंगा तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ये, Ke1 की जगह मैं लिख सकता हूँ hν माइनस hν0 होता है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स Ke2, तो ये हो जाएगा 2 hν माइनस 2 hν0। इसको इधर ले आओ, जैसे इधर लाओगे तो ये हो जाएगा hν0 इक्वल टू 2 hν ये अपन 1 ले लेते हैं, ये अपन 2 ले लेते हैं, तो 2 hν2 माइनस hν1, h कॉमन आके कैंसिल करके कैंसिल आउट कर दो, तो ν0 इक्वल टू, देखो सिंप्लीफाई हो गया, 2 ν2 माइनस ν1। अब हमसे पूछ क्या रहा है उसके ऊपर, तो हमसे तो ν0 ही पूछा है, तो हमें तो देखो कितनी कैलकुलेशन बची। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं,
वो h की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं और निकालते हैं। बेटर था कि h पूरे में से कॉमन आगे क्या कर देना था, कैंसिल आउट कर देना था। तो 2 न्यू 2 मतलब ये रहा 2 इंटू 10 की पावर 16 माइनस न्यू वन ये रहा, तो 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 16। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 16। तो ऐसा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन कैसे दिया हुआ उन्होंने, सिर्फ 10 की पावर 16 8 दे दिया। आपको लगे आपने कुछ गलती की और आप इसको टिक कर दोगे, नहीं, ध्यान से दो, एक और ऑप्शन है, थोड़ा सा आगे और पढ़ लो, 8 इंटू 10 की पावर 15। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको हम 8 इंटू 10 की पावर 15 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों वहां पे सिंपल ही आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। एनएससीसी लेवल 1 बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से आपको दिमाग लगाने होते हैं। अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो बढ़े हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 10 नैनोमीटर। तो ये हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में आपने वहीं पर रिलेशन पढ़ा है, और आपको पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h/√2 m k e। तो हमें बस अब ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हमारी सही से हो, क्योंकि ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m के ई। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या निकल गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लेमडा स्क्वायर। अब देखो h यहाँ पर क्या होगा, h हमारा यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर करने से अच्छा ऐसा लिख देता हूँ 6.6 एक और बार इंटू 10 रेज टू द पावर -34। मेरे को कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब ऐसा यूनिट में रखना है, तो 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg हो गया। लेमडा लेमडा हमें दिया हुआ है नैनोमीटर, नैनोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -9 मीटर हो गया ये, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -18, ठीक है। अब तो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखो हमारे पास डाटा क्या है, ये है 6.6 इंटू 6.6, अलग कर लेते हैं, 10 की पावर को अलग कर लेते हैं, 2 इंटू 9.1 इंटू, तो ये हो गया -68, -68 में से -50, -50 में से -31, तो 10 की पावर -19। तो 10 की पावर तो देखो -19 आ गई, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो 3.3 होगा, है ना। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 6 या 18, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.4 के आसपास इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ना। अगर हम यूनिट्स भी ध्यान से देखें तो 6 या 18 20 मान लो, 20/9 के आसपास, तो हाँ भाई 2.4 के आसपास, तो 2.4 तो आ गया। यानी यहाँ पर देखो कुछ तो पावर में गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अप्रोच तो ये थी क्वेश्चन की, और इस तरह के क्वेश्चन में मे भी मुझे लग रहा है कि 29 की जगह 19 होना चाहिए, है ना, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 19 होगा तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, एन इलेक्ट्रॉन हुज एक्स पोजिशनल। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब क्या ये हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेजिन दैट इट in any atom about 50% of space is occupied by atomic nucleus. If a silver foil is bombarded with alpha particle, तो क्या देखने को मिलेगा। आप लोगों ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज, उसमें ऑर्डर भी बताया था, एक 10 की पावर -10 मीटर और एक 10 की पावर -15 मीटर का ऑर्डर होता है हमारा रेडियस का, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो बहुत ही कम है, यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम, और जब आप एटॉमिक वॉल्यूम में रेशो लोगे तो 10 की पावर -15 का रेशो आता है। इतना ज्यादा न्यूक्लियस छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं क्या करूं, मैं इस न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो 50% कर दूं एटम के साइज के इक्वल, इतना और बढ़ा दूं। मतलब अगर देखो ध्यान से तो ये और बढ़ रहा है अभी, है ना, ये जो वैल्यू है ये और बढ़ेगी, क्योंकि 50% है, तो 50% मतलब ये ऐसा, ऑलमोस्ट ऐसा। तो अब
क्या देखने को मिलेगा। तो अब देखो जब आप इस पे क्या करोगे, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराओगे तो या तो अल्फा पार्टिकल जिस पाथ पे आए थे उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएंगे या डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एब्जॉर्व तो नहीं करेगा क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, तो एब्जॉर्व वाला आंसर तो गलत हो गया। पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड इज रॉन्ग। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि बेटा अब न्यूक्लियस का साइज इतना बढ़ गया है ना कि ये देखो 50% पार्ट में है, तो 50% पार्ट बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब अल्फा पार्टिकल जाएंगे ना तो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिलेगा, इसलिए वो क्या होंगे, डेविएट होंगे। तो इसलिए पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड इज रॉन्ग। गेट कन्वर्टेड इनटू फोटॉन्स, फोटॉन्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, कोई एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पर किसी का हो नहीं रहा है, तो या तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगे या सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएंगे, तो इसकी वजह से जो आंसर आएगा वो स्कैटर्ड आएगा, आइदर ऑन सेम पाथ और थ्रू अ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट with mass 33 ग्राम moving with the velocity of 200 मीटर पर सेकेंड is of ऑर्डर ऑफ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एच हमारा 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻³ होता है। मास को बस ऐसा यूनिट में लग देना, तो 33 इंटू 10⁻³ होता है। वेलोसिटी हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये हमें डाटा है, पॉइंट हटा लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल दे दी उन्होंने। ये 2 है, ये 1000 है, 1000 से ये उड़ गया, तो ये तो क्या ही क्वेश्चन था, ये 10⁻⁻34 आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप सभी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज -13.6, द एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमसे पूछा है। तो देखो बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गया है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गया मतलब एन की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज माइनस, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल एनर्जी हमें दिया हुआ है -13.6, होता क्या है -13.6 Z²/n² होता है। तो एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+ का हमें रेशो लेना है। अब बाय डिफॉल्ट कोई एटम नहीं है, मतलब हम मान के चलते हैं कि वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। जब वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी हाइड्रोजन की ये हो गई ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट बोर ऑर्बिट की। ठीक है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट लिखा है ना बच्चों। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर ये हाइड्रोजन एटम तो दिया नहीं, आपने कैसे मान लिया। तो जब भी ऐसा लिखा हो ना फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इसका मीनिंग यही होता है कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया वो आया -13.6 Z²/n²। तो यहाँ पे रख दो, तो -13.6 जेड हमारा बेरिलियम का हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी 2 का स्क्वायर। तो ये तो इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, है ना। बस उसमें यह था कि वो हीलियम की बात कर रहा था, यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट एक्स फॉर्म इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज, कि यहाँ पर जो एक्स एलिमेंट बन रहा है वो क्या है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी समझ लो या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसे समझ लो। ठीक है, बात एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, इसमें आपको चार्ज और मास बैलेंस लगाना होता है। तो ऊपर वाला जो लिखा होता है वो मास होता है, तो देखो इधर टोटल मास कितना है 53 + 4 57, तो इधर का भी टोटल मास 57 होना चाहिए यानी 1 + x, तो यहाँ से है ना इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ x और यहाँ y, तो x की वैल्यू क्या हो गई, तो x की वैल्यू तो हो गई 56, यानी उसका मास नंबर तो 56 होना चाहिए, इसलिए 2 ऑप्शन तो हट गए। ये मास बैलेंस कर दिया। चार्ज बैलेंस 24 + 2, तो ये हो गया 26, इधर है 0 + y, तो y की वैल्यू हो गई 26, तो जो कि कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो मात्र इतना सा क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, अगर आ गए तो मजा ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if the energy of electron in the first and second energy level of hydrogen atom are this and this respectively, the energy required in electron volt to excite the electron from first to second energy level। ठीक है, यही है। if the energy of electron in first and second energy level of hydrogen atom, है ना, तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है -13.6 Z²/n²। जब आप इसमें n = 1 रखोगे तो -13.6 आएगा, n = 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो -3.4 आएगा, यानी हमें एक्सप्रेशन तो यही यूज करना है, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है
कि द एनर्जी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। ये तो आप बचपन से पढ़े हुए हो कि ये हमारे दो एनर्जी लेवल है, यहाँ पर -13.6 एनर्जी होती है, इसकी -3.4 एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जम करा के भेजना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो कि कितना आता है 10.2, उतना एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है और एब्जॉर्ब हो रही है एक्साइट करने के लिए, इसलिए साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। फर्स्ट टू सेकेंड भेज रहे हैं ना, इसलिए पॉजिटिव साइन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो। नेक्स्ट, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर दैट कैन नॉट बी अलॉटेड टू एन एटम। अगेन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एन की जो वो वैल्यू होती है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि एल की जो वैल्यू होती है एल बिलोंग्स टू 0 टू n-1, यही होता है। ठीक है, तो एल की वैल्यू का ध्यान रखना है, यानी एल नेगेटिव भी नहीं हो सकता, यानी एल जो होगा हमेशा लेस देन एन होगा। फिर एम की बात करें तो एम की वैल्यू जो होती है बिलोंग्स टू -l से +l होती है। ठीक, और स्पिन क्वांटम नंबर की तो दो ही वैल्यू होती है। तो पहले बात करते हैं एन। तो देखो सारे के सारे जो एन है ना, ये सब फिजिबल है, सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर हम बात करते हैं एल की। तो अगर एन 3 है तो L2 पॉसिबल है, N2 L0 पॉसिबल है, 1 पे 0 और 4 पे 3 ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सब करेक्ट जा रहा है। वो बोल रहा है द सेट ऑफ क्वांटम नंबर दैट कैन नॉट बी अलॉटेड टू एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, कि ऐसा कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जो कि किसी भी उसके अंदर हम अलॉट नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं एम की। तो देखो L2 है तो एम की वैल्यू -2 से क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। कब, जब L2 होगा। अगर L0 है तो m की वैल्यू ओनली क्या होगी, 0 होगी, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू क्या दे दी, +1, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्वांटम नंबर हमारा क्या हो गया, किसी भी एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम अलॉट नहीं कर सकते। दिस इज अवर करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, सिंपल ही था। फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीशीज दैट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है बेटा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास टोटल 7 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 × 3, तो ये 10 हो गया। आपको पता है कि कार्बन के पास 6 होते हैं, है ना, हाइड्रोजन के पास 1 × 3 और एक प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो -1 कर दो, तो ये हमारे पास 8 हो गए। नाइट्रोजन के पास हमारे पास 7 होते हैं, प्लस हाइड्रोजन के पास हमारे पास 1 × 2 है, और माइनस चार्ज है ना, ये माइनस चार्ज, माइनस आ जाता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस पर क्या हो गया, गेन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो ऐड कर दो, तो ये भी 10 हो गया। तो अभी तो ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गए। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH4+। नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल की बात नहीं हो रही है, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन है और प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो 1 3 एंड 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो 1 3 एंड 4 1 3 एंड 4 ये हमारे क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। बढ़े आगे। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवलेंट आयन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24 इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या बताना है, डाइवलेंट आयन है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर दे दिया 24 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। अब एटॉमिक नंबर 24 तो होता है क्रोमियम। ठीक है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर हमें दिया हुआ है कि डाइवलेंट आयन है, डाइवलेंट आयन का मतलब उसने क्या कर दिया। अब देखो ये ना एटॉमिक का क्वेश्चन नहीं है, ये देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बट चूंकि अब आप यहाँ पे कर रहे हो तो थोड़ा सा आप एटॉमिक की नॉलेज से कर लो, बट इसमें आपको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए कि जो वाटर है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन रहा है या वीक फील्ड लिगेंड बन रहा है। तो जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है ना, उनको ये टर्म समझ में आएगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का मीनिंग क्या होता है। ठीक, यहाँ पर इसमें दे दिया तो मैं डिस्कस करा देता हूँ। तो जो क्रोमियम है, क्रोमियम डाइवलेंट आयन, मतलब उस पर क्या दे दिया, +2 चार्ज दे दिया। आपको पता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d5 होता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये क्या रह जाएगा, ये 3d4 हो जाएगा। अब 3d4 को जनरली हम ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब 2 केस है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग नहीं होती है, वो एज इट इज रहता है। ठीक है, जब वो एज इट इज रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे और हम अनपेड इलेक्ट्रॉन को 4 काउंट करेंगे।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें क्या हो जाती है, उसमें पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, पेयर हो जाता है, तो 1 2 3 4 वो इस तरह से पेयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब Cr2+ आता है तो उस केस में वाटर हमारा कैसा लिगेंड बनेगा, जैसा लिगेंड बनेगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर करेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हम इसके बेसिस पे करेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसके बेसिस पे करेंगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वाटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है या वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, हेलो, हाँ, तो हम्म, हाँ, तो अपन देख रहे थे कि वीक फील्ड लिगेंड बनेगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनेगा। तो Cr2+ के केस में वो वीक फील्ड लिगेंड बनता है। अब जब वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें हमें पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है n इंटू एन प्लस टू। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे अंडर रूट 4 इंटू 4+2, ये कितना हो गया, √24 हो गया। तो √24 की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली 4.9, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4s ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज इट हैज। तो देखो हम जाते हैं पहले n+l रूल से, आपको यही से सिखाया था, और ये है 3d। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 4+0 ये 4 आ गया, और ये 3+2 ये 5 आ गया। तो इसके लिए n+l की वैल्यू क्या कम है, l+l वैल्यू कम है, इसलिए 4s की एनर्जी भी क्या है, लेसर वैल्यू ऑफ n+l। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ni2+, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आर्गन, ठीक है, 4s2 3d8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, फेकोनी। अब Ni2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ठीक, जब 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालोगे तो वो 4s से बाहर निकलेंगे, तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 8 हो जाएगा, है ना। तो 3d 8 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 3d 8 हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ni2+ इज 2। ये तो डायरेक्ट ही था, ये लिखने की वैसे जरूरत थी नहीं, उसने सीधा ही बोल दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये हाफ हो गया इसकी स्पिन और ये भी हाफ हो गया। ठीक है, तो स्पिन हमारी हाफ हो गई। अब स्पिन हाफ हो गई तो एडिशन ऑफ स्पिन जब हम देखेंगे, है ना, सम ऑफ स्पिन, तो सम हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2, तो ये वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 1 निकल के आ गई। ठीक, तो 2 आ गया, 2 मतलब 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। बढ़ते हैं आगे। द इलेक्ट्रॉनिक लेवल विच अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब बट नॉट टू एमिट फोटोन। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 1s में है तो 1s से नीचे कोई उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है जिसमें वो जंप करे। ठीक है, तो 1s इकलौता ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर में ही जा सकता है, 1s से लोअर में वो कभी मूव नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 1s इज करेक्ट आंसर। 2s है तो वो एनर्जी रिलीज करके 1s में जा सकता है, मतलब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ सकता है, सेकंड शेल है फर्स्ट शेल में आ सकता है, थर्ड शेल है सेकंड में भी जा सकता है, फर्स्ट में भी आ सकता है, तो इन सब में एनर्जी रिलीज हो सकती है, और एब्जॉर्ब तो वो कर ही सकता है और हायर में जा सकता है। बट 1s से वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, उससे लोअर में वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ni2+, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, वापस से वही आ गया। ठीक, n+l भी हमने देख ही लिया था, तो इतना ही रखते हैं मेरे हिसाब से। होमवर्क, होमवर्क तो बेटा ये PYQs है ना, इन्हीं को आप एक बार अच्छे से देख लेना, तो देर इज़ नो होमवर्क। हाँ, थैंक यू रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।